नमस्कार। आज हम 1857 ईस्वी का जो विप्लव हुआ था उसके क्या परिणाम रहे, इनके बारे में बात करेंगे। हालांकि 1857 का जो प्रतिरोध था वो असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही व्यापक और स्थायी सिद्ध हुए। 1857 ईस्वी का जो प्रतिरोध था लोकप्रिय, इसके परिणाम की अगर बात करें तो वो इस प्रकार से थे। सबसे पहला जो परिणाम रहा वो ये रहा कि कंपनी शासन जो थी उसका अंत हो गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तथा अब तक हर बार 20 वर्ष के बाद चार्टर एक्ट के द्वारा उसकी अवधि में वृद्धि होती रही। प्रतिरोध का महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया तथा भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए। इसके स्थान पर भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल बनाई गई। कंपनी के द्वारा भारत में किए गए सभी समझौतों को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के नाम से तथा देशी राज्यों से संबंध स्थापित करते समय उसे वायसरॉय के नाम से पुकारने की व्यवस्था की गई। इस पर अगर बात की जाए लोकप्रिय प्रतिरोध के दूसरे परिणाम की, तो वो था महारानी का घोषणा पत्र। लोकप्रिय प्रतिरोध के कारण जनसाधारण में एक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए क्रांति के बाद जनता के प्रति निश्चित नीति और सिद्धांतों की घोषणा के लिए इलाहाबाद में बहुत ही धूमधाम से एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया, जो कि 1 नवंबर 1858 को ये सुनाया गया। और ये जो घोषणा पत्र था, इसमें जो प्रमुख बातें कही गई वे इस प्रकार से थी। पहली, कि भारत में जितना अंग्रेज़ों का राज्य है उससे अधिक विस्तार की अब कोई इच्छा नहीं है। भविष्य में राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा, देसी नरेशों और नवाबों के साथ जो समझौते और प्रबंध हुए हैं उनका ब्रिटिश सरकार सदा आदर करेगी तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी। धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जाएगा। भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाएगा और उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा प्राचीन रीति रिवाजों, संपत्ति आदि का संरक्षण किया जाएगा। सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। उन सभी क्रांतिकारियों को क्षमादान मिलेगा जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। महारानी की इस घोषणा को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। हालांकि इस घोषणा की बहुत सी बातों को कभी लागू ही नहीं किया गया, लेकिन ये घोषणा 1919 तथा भारतीय शासन की आधारशिला बनी रही। इस घोषणा ने भारत के देसी नरेशों के संदेह को दूर कर दिया तथा भारतीय नरेशों को संदेह देकर उनके गोद लेने के अधिकार की फिर से स्थापना की गई। तीसरा जो इसका परिणाम निकला वह था सेना का पुनर्गठन।
1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका विस्फोट सैनिक विप्लव के रूप में हुआ, इसलिए सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। अंग्रेज़ों को अब भारतीय सेना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए पहला कार्य किया गया कि अंग्रेज़ सैनिकों को की जो इतनी विशाल सेना रखने का निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाली क्रांति का दमन कर सके। दूसरा जो सेना में पुनर्गठन के तहत कार्य किया गया वह था तोपखाना पूर्णतया यूरोपियन सैनिकों के हाथ में रखा गया। तीसरा, भारतीय सैनिकों की संख्या आधी कर दी गई। चौथा, भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन में जातीयता और सांप्रदायिकता जैसे तत्वों को ध्यान में रखा गया। पांचवा, इन सैनिकों को अपने स्थानीय क्षेत्रों से हटाकर दूर दूर क्षेत्रों में भेज दिया गया ताकि स्थानीय लोगों के सहयोग से वे पुनः क्रांति ना कर सकें। छठा, भारतीय सैनिकों को घटिया किस्म के हथियार दिए गए। सैनिकों की भर्ती के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय खर्चे पर इंग्लैंड में कुछ सैनिक रखे गए जो कि संकट के समय काम आ सकें। अब अगर अगले परिणाम की बात की जाए तो वह था सांप्रदायिकता और घृणा की उत्पत्ति। 1857 ईस्वी के संघर्ष में हिंदू और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन जारी रखा, जिसने दोनों जातियों में वैमनस्य पैदा हो गया। ये वैमनस्यता भावी राष्ट्रीय आंदोलन में घातक सिद्ध हुई, जिसका अंतिम परिणाम देश का विभाजन हुआ। आगे चलकर अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को अनुसूचित जातियों से भी पृथक कर दिया। अंग्रेज़ों की इस नीति के कारण भारतीय के बीच खाई उत्पन्न हो गई। अगला परिणाम जो निकला वह था कि प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीय की नियुक्त किया जाना और उसके क्या कुप्रभाव रहे। महारानी की घोषणा में ये आश्वासन दिया गया था कि बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियों में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, लेकिन इनका पालन कभी भी नहीं किया गया। अब भारतीयों को प्रशासन में क्लर्क और सहायकों के निम्न पदों पर लिया जाने लगा। ये सरकारी कर्मचारी ब्रिटिश अधिकारियों तथा जनता के बीच एक प्रकार से बिचौलिए थे और चापलूस थे। अंग्रेज यही चाहते थे कि ये लोग उनकी चापलूसी करें और उनके आज्ञाकारी बने रहें। इस वर्ग ने अंग्रेज़ों के प्रति पूर्ण वफादारी रखी, जो देश के लिए बहुत ही विश्वासघाती सिद्ध हुई। अगला जो परिणाम निकला वह था इसका आर्थिक प्रभाव। आर्थिक दृष्टि से भी लोकप्रिय प्रतिरोध के कुप्रभाव दृष्टिगोचर हुए। अंग्रेज़ों ने अब केवल ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में पूंजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की। अब चाय, कपास, जूट, कॉफ़ी, तंबाकू आदि के व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया गया, जो अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे। भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया। नई ईस्ट इंडिया कॉटन कंपनी स्थापित की गई, जो भारत से रुई ले जाकर इंग्लैंड से कपड़ा बनवाकर भारत भेजती थी। यातायात के साधनों का विकास भी अंग्रेज़ों के लिए लाभप्रद रहा। इसके अतिरिक्त कंपनी भारत सरकार पर 3 करोड़ 60 लाख पाउंड का कर्ज छोड़ गई थी, जिसकी पूर्ति भारत सरकार अब भारतीयों का शोषण करके कर रही थी। अंग्रेज़ों के इस आर्थिक शोषण से देश निरंतर गरीब होता चला गया। अगला परिणाम जो निकला वह इस प्रकार से था कि हालांकि लोकप्रिय जो प्रतिरोध था ये पूरी तरह से
असफल रहा तथा इसके अनेक दुष्परिणाम भी निकले, लेकिन इस प्रतिरोध के कारण भारत को अनेक लाभ भी हुए। प्रतिरोध की समाप्ति के बाद से ही भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसका सूत्रपात 1858 के अधिनियम से हुआ था। धीरे धीरे भारतीयों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। शासन में भाग लेने से अब उनमें एक नई चेतना आने लगी। यद्यपि 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के प्रयास का दमन कर दिया गया था, किंतु इससे भारतीयों के मन में राष्ट्रीय भावना अत्यधिक तीव्र हो उठी और इसी राष्ट्रीय भावना ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया तथा 1947 ईस्वी में विदेशी सत्ता जो है इसकी समाप्ति कर दी। धन्यवाद।